ये आकाशवाणी का कोटपुतली केंद्र है FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9 FM। भागदौड़ भरी जिंदगी में खानपान भी भागदौड़ भरा ही हो गया है, जैसे किसी के पास समय ही ना हो। ऐसे में हम अपनी हेल्थ के साथ ही खिलवाड़ करने लगते हैं और फिर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। फिर शुरू होते हैं अस्पताल के चक्कर। लेकिन यदि हम हमारे शरीर का ख्याल रखें, रूटीन चेकअप करवाएं, हेल्दी डाइट पर जोर दें, तो हो सकता है हम डेली लाइफ में हेल्थ को मेंटेन रख सकें। इसके लिए शरीर के हर एक अंग का हमें बराबर ध्यान रखना होता है। तो साथियों, आज लीवर से संबंधित बीमारियों और उपचार पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील स्वामी जी। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियो में। धन्यवाद राजेश जी, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। डॉक्टर साहब, हम आपसे पहला सवाल करते हैं। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, जैसा कि आपको पता है, आप डॉक्टर हैं, आप अच्छे से ज़्यादा जानते हैं। तो इसके क्या क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। लीवर अपने बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये बहुत सारे प्रोडक्शन का काम करता है जी। जैसे ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्लोटिंग फैक्टर की जरूरत होती है, उसका प्रोडक्शन करवाता है। अपने जैसे डाइजेशन के अंदर जैसे लिपिड होता है, वसा होती है, उसको पचाने का काम करता है जी। इसके अलावा अपने बॉडी के अंदर प्रोटीन की नीड होती है, उसको प्रोडक्शन का एमिनो एसिड होता है उसका बेसिक, तो उसका प्रोडक्शन का काम करता है। कुछ विटामिन्स होते हैं, उनका स्टोरेज करता है। मिनरल्स होते हैं, उनका स्टोरेज करता है। ग्लूकोज का रेगुलेशन करता है बॉडी के अंदर। जैसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का एक्सेस अमाउंट है, उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के अंदर। यदि बॉडी को नीड हो रही है ग्लूकोज की, अपन ने जैसे कुछ बाहर से ग्लूकोज की अमाउंट कम हुआ अपनी बॉडी के अंदर, नीड हुआ, तो उसको ग्लाइकोजन को डिवाइड करके फिर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। तो बहुत सारे काम करता है लीवर अपने बॉडी के अंदर। जैसे वेस्ट प्रोडक्ट अपने बॉडी के अंदर अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, तो उसको यूरिया के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। यदि अमोनिया अपने बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाए या इकट्ठा होने लग जाए, तो उससे बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, जिसकी वजह से बहुत आदमी की मृत्यु तक हो सकती है जी। तो ये बहुत सारे काम होते हैं इसके। जैसा कि आपने बताया कि ग्लाइकोजन उसको भी रिलीज करता है ये। हाँ, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करता है। यदि नीड होती है अपने को बॉडी को ग्लूकोज की जी, तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ के वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट भी करता है। तो जैसे ग्लूकोज जो बनता है और उसको कंट्रोल करने का काम जैसे पैनक्रियाज से इंसुलिन का निर्माण वहाँ से होता है। उसमें क्या होता है, पैनक्रियाज का काम ये होता है कि वो जो अपनी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करता है। कैसे? वो सेल्स के अंदर उसको रिसेप्टर होते हैं जी। इंसुलिन क्या होता है, उसको अंदर प्रोवाइड करवाता है सेल के, जहाँ पे काम आना होता है अपना ग्लूकोज, तो उसको एंटर करवाने का काम करता है इंसुलिन जी। ठीक है। और ये क्या करता है, जैसे एक्सिस अमाउंट के अंदर है तो उसको कन्वर्ट करके स्टोर करने का काम करता है, और जैसे कम पड़ रहा है तो उसको डिग्रेड करके ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। तो डॉक्टर साहब, हम साधारण भाषा में अगर बात करें तो जो हमारा स्टमक होता है, लोग तो वैसे पेट के लिए बोलते हैं, पूरा ही पेट आ गया उसमें, लेकिन सही मायने में पेट स्टमक को बोला जाता है। जो हम खाना खाते हैं सबसे पहले हमारे स्टमक के अंदर जाता है। उसके बाद में जो खाना नीचे की तरफ जाता है, छोटी आंत की तरफ, तो उसके बाद में शायद लीवर से कुछ एंजाइम और कुछ बाइल का प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे ही छोटी आंत के अंदर भोजन जाता है तो लीवर से एंजाइम रिलीज होते हैं जी। ठीक है। कुछ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, कुछ लीवर से आते हैं, लीवर से बाइल आता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, सब मिलके उस पर एक्शन करते हैं। उसके बाद में फिर वो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड होता है, फिर वो एब्जॉर्प्शन होता है। उस आंत के अंदर हर पार्ट का अलग अलग रोल होता है जी। जैसे कुछ चीज़ें अपने स्टमक के अंदर ही एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है,
कुछ जाके जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है वहाँ से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जी। तो जो हम अगर यकृत की, लीवर की बात करें तो लीवर से बाइल प्रोड्यूस होता है और वहाँ से वो गॉल ब्लैडर के थ्रू जाता है या डायरेक्ट आता है? वो गॉल ब्लैडर से बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसमें मिक्स होती है। इसमें क्या होता है, लीवर से एक डक्ट आती है जी। और एक गॉल ब्लैडर से डक्ट आती है। दोनों मिलके जब कॉमन बाइल डक्ट बनाती है वो मिक्स होके प्रोडक्ट, कुछ चीज़ें होती है जो यकृत से आती है, कुछ आती है अपने पित्त की थैली से आते हैं। मेनली बाइल वहाँ से, जो पित्त की थैली होती है वहाँ से प्रोड्यूस होता है और उसमें से दोनों मिलके एक डक्ट होती है कॉमन बाइल डक्ट, उसके थ्रू होते हुए ये सेकेंड पार्ट ऑफ अपनी जो छोटी आंत होती है उसमें आके खुलते हैं ये सब चीज़ जी। वहीं पे होती है अपने जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसका ट्यूब होती है, तो उसमें जाके ये सेकंड पार्ट में सब जाके खुलते हैं। वहीं से फिर इनका डाइजेशन का काम शुरू होता है। इसका थोड़ा सा बताइए ना कि ये कैसे सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्यों इसको ग्रंथि क्यों बोला जाता है? अंग भी तो है ये। अंग भी है सर, ये प्रोडक्शन का काम करता है जी। ग्रंथि का मतलब होता है क्या, कुछ ना कुछ सिक्रेट करना, तो ये चीज़ है। तो इसमें और भी होती है, अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां होती है जी। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है जी। अपने अग्नाशय को भी एक तरीके से ग्रंथि बोल सकते हैं, और भी बहुत सारी वो होती है ग्लैंड्स होती है, इसलिए क्योंकि ये प्रोडक्शन करवाती है, हार्मोन्स का इनका प्रोडक्शन करवाती है, तो ग्रंथि बोलते हैं। इस वजह से इसको ग्रंथि बोला जाता है। तो हम आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। तो लीवर में बहुत सारी लीवर की बीमारियां होती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? लीवर के बहुत सारी बीमारियां होती है जो जेनेटिक होती है कुछ, जैसे बाइल का प्रोडक्शन का साइकिल होता है, लीवर के अंदर कैसे बाइल प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। यदि कुछ एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाए तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ बीमारी होती है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देके आपको बता सकता हूँ, जैसे गिलबर्ट सिंड्रोम होता है, उसके बाद डुबिन जॉनसन सिंड्रोम होता है, रोटर सिंड्रोम होता है, ये जेनेटिक डिजीजेज होती है जी। इसके लिए पूरा वर्कअप करना पड़ता है, फिर अपने को पता लगता है कि हाँ इस एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से ये बीमारी हुई है जी। तो ये चीज़ें हायर सेंटर पे होता है सब चीज़ें जी। आपने बताया ये गिलबर्ट सिंड्रोम और भी दूसरे सिंड्रोम जो जेनेटिक उसका कारण है, वंशानुगत, मतलब हाँ सर। पीढ़ियों से वो चीज़ आती है। पीढ़ियों से नहीं होता है सर, इसमें जी। क्या होता है कुछ एंजाइम्स की डिफिशियंसी होती है, ऐसा हेरिडेटरी नहीं होता कि वो पिता में था उसके बच्चे में आएगा, ऐसा नहीं होता जी। जैसे मान लो बच्चे के अंदर ही उस एंजाइम की डिफिशियंसी हो गई तो उस बच्चे के अंदर ही होगा ये डिजीज। ऐसा नहीं होता है कि उसके फादर के अंदर ये डिजीज है तो उसके बच्चे के अंदर ट्रांसमिट हुआ, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं। हाँ। और हम दूसरी बीमारियों की बात करें जो जेनेटिक नहीं भी हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी हमें जानकारी दीजिए। इसके अंदर बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे लीवर के अंदर हेपेटाइटिस हो गया, उसके अलावा एल्कोहलिक लिवर डिजीज हो गया, नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज हो गया, फैटी लीवर हो गया, लीवर एप्सिस हो गया, बहुत सारी बीमारियां होती है, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया, कैंसर होता है लीवर का ये जी। तो बहुत सारी बीमारियां हैं, अपन इसके बारे में अलग अलग एक एक जी। चीज को डिस्कस जैसे फैटी लीवर भी आजकल बहुत लोगों को, उसके अलावा लीवर सिरोसिस भी होता है, जोंडिस तो आम बीमारी है, काफ़ी सालों से लोग जानते भी हैं, पीलिया जो है। जैसे अपने एल्कोहलिक लीवर डिजीज के बारे में मैं बताता हूँ, एकदम कल्चर सा हो गया, जो यूथ है ओल्ड एज वाले भी है तो वो एल्कोहल बहुत ज़्यादा इंटेक करने लग गए, एक फैशन सा बनता जा रहा है कि हाँ वो कर रहा तो मैं भी कर लूँ एल्कोहल का सेवन। एल्कोहल बहुत ही ये क्या करता है लीवर के अंदर जाके, इसका मेन तो क्या होता है मेटाबोलाइजेशन होता है ना, जो इसका पाचन होता है ना, एक तरीके से मैं देसी भाषा में बोलूँ तो ये लीवर में जाके होता है। तो इसमें दो एंजाइम होते हैं, जैसे साइटोक्रोम 450 होता है, वो होता है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, ये दोनों इसको न्यूट्रलाइज करते हैं एक तरीके से। जो शराब आपने पी है हाँ। वो आपके पेट के थ्रू लीवर में जाएगी और उसका डाइजेशन वहीं होता है। अब एल्कोहल एक्सेस अमाउंट के अंदर लेते हैं तो ये क्या करता है, जैसे लीवर का मैंने बताया आपको फंक्शन होता है क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, नया ग्लूकोज बनाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मैंने बताया था आपको, ग्लूकोज अपने बॉडी के अंदर ग्लूकोज जैसे कमी हो रही है तो उसको ग्लाइकोजन को तोड़ के नया ग्लूकोज बनाने का काम करता है। प्रोसेस होता है, इसको स्लो कर देता है एल्कोहल जी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, अपने जो ना तो बनाने दे रहा ना उसको कन्वर्ट करने दे रहा, तो जो बॉडी के अंदर क्या ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो जाता है, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है जी। तो जो एक्सेस अमाउंट के अंदर एल्कोहल लेते हैं तो उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया जिसको बोलते हैं शुगर की कमी हो जाना जी, ये भी कारण होता है, शुगर की कमी हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जैसे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कराना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जैसे फैटी एसिड होते हैं,
जी। अपने बॉडी के अंदर, उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका प्रोसेस कम कर देता है जी। और इसके अलावा जैसे लीवर के अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर फैट डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता है। तो अल्कोहल बहुत ही ज्यादा लीवर के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। वैसे तो लीवर का साइज होता है ना 6 से लेके 12 सेंटीमीटर तक का होता है नॉर्मल साइज, बट एक्सेस अमाउंट के अंदर जैसे अल्कोहल ले रहे हैं उसकी वजह से जैसे लीवर फैटी लीवर होने लग गया तो उसकी क्या साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, 12 सेंटीमीटर से अबव होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपन बाहर से पालपेट करेंगे ना, उसको दबा के देखेंगे तो अपने को पालपेट होगा जी, तो उसमें फैटी लिवर हो जाता है। तो कई बार ये भी होता है कि आप शराब का सेवन नहीं कर रहे, सेवन नहीं करने के बावजूद फैटी लिवर कुछ लोगों को हो जाता है। सर वो उसका कारण होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं उसको। उसका बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं उसको, जैसे ओबेसिटी हो गया। उसके अलावा जैसे कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर क्या होता है, डिसलाइपिडीमिया बोलते हैं उसको, जैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर लिपिड का अनबैलेंस हो रखा है। शुगर है जिसके, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल डायबिटीज़ है। इंसुलिन जो अभी अपन ने डिस्कस किया, इंसुलिन जो एंजाइम ये होता है वो क्या करता है, उसको ग्लूकोज को सेल के अंदर प्रोवाइड करने का काम करता है, बट उसकी रेजिस्टेंस हो जाता है। जैसे जो रिसेप्टर होते हैं उस पर जाके काम करना बंद कर देता है वो, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ होती है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं इस चीज़ को। इसके क्या होता है, इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, मेनली तो ये क्या होता है एसिम्टोमेटिक होता है, पेशेंट को पता नहीं लगता जल्दी से। बट कभी कभी क्या होता है, जो हिपेटिक सेल्स होती है ना उसके अंदर ये क्या कन्वर्ट करा जाता है, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है जी। जो अपने जो लीवर होता है उसका कैंसर की तरफ जाता है एंड स्टेज में जाके। अभी नॉन एल्कोहलिक के अंदर भी फैटी लिवर हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ एल्कोहलिक नहीं है फिर भी फैटी लिवर होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक एल्कोहल को ही अपन ये नहीं बोल सकते कि हाँ एल्कोहल की वजह से ही फैटी लिवर हो रहा है जी। इसको अपन को कैसे पता लगाना चाहिए, इसके लिए बहुत सारी जांचें होती है, जैसे SGPT-OT का टेस्ट होता है, एल्कलाइन फास्फेटेज का लेवल चेक करना होता है। इसमें एल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ता है, SGPT-OT बढ़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उनको सब चीज़ को इवेलुएट करते हुए इसको अपन डायग्नोज करते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर को जी। उसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें इसकी, अपन ट्रीटमेंट में क्या जो कोज है उन्हीं को अपन को सही करना होता है। जैसे ओबेसिटी है, ओबेसिटी को अपने को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट लॉस करना चाहिए जी। कंटिन्यूस एक्सरसाइज करनी चाहिए। फैटी फूड जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल वाला फूड जैसे हो गया, अपने फास्ट फूड हो गया, ऑयली चीज़ें हो गई, एक्सेस अमाउंट के अंदर अपन शुगर ले रहे हैं तो वो सारी चीज़ें अपने को कंट्रोल करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, प्रोटीनियस डाइट हो गई, तो अपने डाइटरी हैबिट को इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होता है तो अपन इस चीज़ से बचाव कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन होती है अपने, जैसे शुगर वाला पेशेंट है, शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ रही है। शुगर को अपन कंट्रोल रखेंगे तो लीवर को भी ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल मेंटेन रखना पड़ेगा। उसके अलावा एंजाइम बढ़े हुए हैं, उसके लिए आता है यूर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड होता है, टेबलेट आती है तो वो चलती है, तो इसमें मल्टीविटामिन चलते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती है, तो इस चीज़ से अपन बच सकते हैं। डॉक्टर साहब अगला सवाल हमारा ये होगा कि किसी को अगर लीवर की प्रॉब्लम है उसको घर पे कैसे पता लगे कि उसको लीवर की समस्या है? क्या ऐसे कोई सिम्टम है जिससे उसको पता लग सके कि हाँ उसको लीवर की कोई प्रॉब्लम है? हर बीमारी के अलग अलग सिम्टम होते हैं, पर मोस्ट सिमिलर सिम्टम मैं आपको कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे आंखों के अंदर पीलापन आना, बॉडी के अंदर जैसे स्किन पीली हो जाना, पीलिया अपन देसी भाषा में बोलते हैं पीलिया हो गया उसको जी। पीलिया बहुत सारी बीमारियों में होता है, लीवर की मैक्सिमम बीमारियों में पीलिया होता है जी। उसके अलावा फीवर आना, हल्का हल्का फीवर रहता है, शरीर में थकावट सा रहता है एकदम, और जैसे क्लोटिंग फैक्टर्स की डिफिशियंसी हो, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए कभी कभी, कंट्रोल नहीं हो। उसके अलावा जैसे अनकंट्रोल शुगर है तो उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को रेगुलर बेसिस के ऊपर लीवर की जांचें, किडनी की जांचें, उसके अलावा जैसे हार्ट की जांचें ये करवाती रहनी चाहिए। उससे क्या होता है उसका स्टेटस पता लगता है कि हाँ कौन सी अपन इसमें कोई डैमेज तो नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें। इसके बाद में आएंगे कि लीवर सिरोसिस एक बीमारी है लीवर की ही, उसके बारे में हमें शॉर्ट में थोड़ा जानकारी दीजिए। इसमें क्या होता है, लीवर सिरोसिस का मतलब होता है जो लीवर का जो आर्किटेक्चर होता है ना वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है। जो सेल्स होती है, हेपेटोसाइट्स होती है, उसमें क्या होता है लॉस होने लग जाती है, नेक्रोसिस बोलते हैं उनको। उसके अलावा उसमें क्या होता है फाइब्रोसिस, फाइबर फॉर्म होने लग जाता है, ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है 60 to 70% केसेस में एल्कोहल होता है सिरोसिस का मेन मोस्ट कॉमन कोज। उसके अलावा ओबेसिटी होता है। उसके बाद में जैसे क्रोनिक स्टेज के अंदर हेपेटाइटिस हो रहा है, वायरल हेपेटाइटिस क्रोनिक स्टेज में जा रहा है, तो वो
वो भी कोज कराता है लीवर सिरोसिस। तो इसका अपन ट्रीटमेंट के ऊपर जाते हैं तो सिरोसिस के अंदर तो क्या होता है, लास्ट में जाके जैसे एल्कोहल की वजह से है तो एल्कोहल को अपन उसको छुड़वाने की कोशिश करें, जिस कारण से जो सिरोसिस हो रहा है तो उसको अपन सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते रहें, जैसे मल्टीविटामिन देना स्टार्ट करें। विटामिन B12 की कमी होती है तो B12 दें, उसके अलावा आयरन, फोलिक एसिड हो गया। तो ये चीज़ें होती है। इसमें लास्ट में जाके क्या फैटी लीवर, ये सिरोसिस जाके लास्ट में फिर क्या होता है, इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, एसाइटिस होने लग जाता है, पेट में पानी भरने की कंप्लेन आने लग जाती है, CLD की क्रोनिक वो उसमें जाता है लीवर डिजीज के अंदर। हेपेटाइटिस की बीमारी भी एक कॉमन बीमारी है, उसके अलग अलग प्रकार जैसा कि पहले बता भी रहे थे, थोड़ा उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर की सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन यानी संक्रमण, अपन जो देसी भाषा में बोलते हैं। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, तो 4-5 टाइप का हेपेटाइटिस होता है। एक होता है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, तो बहुत सारे इसमें टाइप्स होते हैं। अब चलते हैं अपन फर्स्ट, जैसे हेपेटाइटिस A के बारे में अपन बात करते हैं। इसका मोस्ट कॉमन कारण होता है अपना जैसे फीको ओरल रूट यानी जैसे कंटामिनेटेड फूड हो गया, वाटर हो गया, उसके थ्रू ये जाते हैं। वायरस होता है हेपेटाइटिस A वायरस, उसके थ्रू संक्रमण होता है बॉडी के अंदर। और इसके अंदर फिर क्या होता है, सिम्टम्स में बताता हूँ आपको क्या क्या उसमें पेशेंट को, जैसे हेपेटाइटिस A हो गया तो उसमें क्या क्या होता है, बुखार आना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में नोजिया रहने लग जाता है, उल्टियाँ आना स्टार्ट हो जाती है। फिर अपन सोचते हैं जैसे पेट खराब हो गया, उसके बाद में फिर जैसे पीलिया होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें सिम्टम आते हैं उस पेशेंट के अंदर। बाद में फिर अपन इसको डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज कैसे करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इसमें क्या HIV IgM एंटीबॉडी होती है, तो उसको अपन डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वैसे ये सेल्फ लिमिटिंग हेपेटाइटिस होता है, इसमें कुछ ट्रीटमेंट की इतनी नीड नहीं होती है जी, सेल्फ लिमिटिंग होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। बात करते हैं जैसे हेपेटाइटिस B, इसमें क्या होता है, ये फैलता कैसे है मैं बताता हूँ मैं आपको। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसके खुद के हेपेटाइटिस B हो रखा है, तो उसके बच्चे में जाने के, ट्रांसमिट होने के बहुत 99% चांसेस होते हैं। उसके अलावा जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं अपन, ब्लड के थ्रू फैलने का चांसेस होता है उसमें। उसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं, उसके थ्रू फैलने के चांसेस होते हैं। इसके अंदर भी सिम्टम्स ऐसे ही कॉमनली जैसे ही होते हैं, जैसे फीवर आना, थकाउट रहना, थका रहना। उसके अलावा जो अपना जो पेट होता है उसमें जैसे ही अपन दबाते हैं तो उसमें क्या दर्द होता है, लीवर की तरफ दबाते हैं तो पेनफुल हिपेटोमेगेली बोलते हैं इसको। उसके बाद में जो जोड़ों में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे वो होते हैं इसमें। आजकल इसके लिए इसमें क्या होता है, इसका वायरल लोड चेक किया जाता है इन्वेस्टिगेशन करके कि हाँ वायरल लोड कितना क्या है। तो उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाई आजकल इस टाइम पे आना स्टार्ट हो गई। इसके लिए वैक्सीनेशन भी आता है, तो वो सब चीज़ें प्रिवेंटिव होता है, तो अपन प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो आजकल बहुत अच्छा मेडिसिन है, एंटीवायरल मेडिसिन आती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस C हो गया, उसके अलावा हेपेटाइटिस D और हेपेटाइटिस E, इतने ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती इनके अंदर ज़्यादा। तो हेपेटाइटिस B बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसका मतलब इलाज जो ट्रीटमेंट है बाद में हो सकता है। हाँ, इसमें क्या होता है सर कि पेशेंट को खुद को भी ये होना चाहिए कि हाँ मैं हेपेटाइटिस B पॉजिटिव हूँ। कभी भी कहीं हॉस्पिटल में जाए तो पहले ही बता देना चाहिए उसको कि हाँ मैं हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है मेरे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, गाइडलाइन होती है, उसके अकॉर्डिंग ही जैसे उसका ब्लड किसी के सैंपल से, किसी के जैसे हेल्थ वर्कर होते हैं उनको पता रहेगा, तो वो अपने हिसाब से उसका सैंपल भी लेना होता है या फिर और भी कुछ काम करना होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। उससे क्या होता है, दूसरे में ट्रांसमिट होने के चांसेस कम होते हैं। उसके अलावा जैसे मेडिसिन होती है, बहुत सारी एंटीवायरल मेडिसिन आती है, इंटरफेरोन्स होते हैं, उसके अलावा एंटीवायरल मेडिसिन चलती है और वैक्सीनेशन होता है, तो उससे कंट्रोल में रहता है ये सब। डॉक्टर साहब, थोड़ा ऑटो इम्यून डिजीज जो लीवर की होती हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी दीजिए, जो कह सकते हैं कि अपनी बॉडी खुद ही बीमारी प्रोड्यूस कर रही है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनना उसके अगेंस्ट, ठीक है। जैसे लीवर सेल्स हो गई, उनके अगेंस्ट अपनी बॉडी खुद ही एंटीजन का काम करना स्टार्ट हो जाती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है जी। तो सेल अपनी बॉडी से ही वो डैमेज होना स्टार्ट हो गया। ऑटो इम्यून का मतलब यही होता है, कोई भी चीज़ ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि अपनी बॉडी के अंदर ही एंटीजन है जी, नॉर्मल सेल्स भी हो सकती है और वो उसको डैमेज करना स्टार्ट करे। डॉक्टर साहब, जॉन्डिस जो है, पीलिया, क्या पीलिया एक अलग बीमारी है या वो एक सिम्टम है? पीलिया एक बीमारी नहीं होती है,
एक ये सिम्टम होता है, जी। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया हेपेटाइटिस, इतने टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं जी। इनके अंदर ये अपने जो लीवर एंजाइम बढ़ जाते हैं, जॉन्डिस उसी को बोलते हैं। उसी को जो उसमें क्या है, जो बाइल होता है उसका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। लीवर के ऊपर दिक्कत आ रही है तो वो क्या उसको बाहर नहीं भेज पाता, बाइल को बाहर निकालने का काम करता है लीवर। कुछ पार्ट तो पेशाब के थ्रू बाहर निकलता है, कुछ अपने जो फीकल मैटर होता है, जैसे अपन लेटरिन करने जाते हैं तो उसके साथ में जो पीलापन आता है वो उसी की बाइल की वजह से होता है। यदि लीवर में दिक्कत आ रही है तो वो उसका कलर नहीं आएगा, यूरिन में हल्का पीलापन आता है, वो उसकी वजह से होता है। वो सब चीज़ें उसी के थ्रू होता है, लीवर के थ्रू होता है। अब जब लीवर में दिक्कत आ रही है तो वो बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर जैसे अपने जो स्क्लेरा है वो पीला हो जाता है, स्किन हो जाती है पीली, तो वो सब ये सिम्टम होता है, बीमारी नहीं होती। डॉक्टर साहब, अगला सवाल जो हमारा है वो हमारे क्षेत्र के हिसाब से कोटपुतली और आसपास के क्षेत्र में लीवर एब्सिस के बहुत सारे केसेज आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। सर अभी हम जहाँ काम कर रहे हैं पर डे के 1-2 केस जरूर डायग्नोज हो रहे हैं लीवर एब्सिस के। बहुत सारे लोग हैं वो दिल्ली काम करते हैं, तो मैक्सिमम हमने ये देखा कि दिल्ली की साइड में जो पानी का सेवन करते हैं या खाने का जो सेवन करते हैं वो इन्फेक्टेड होता है एकदम, बिल्कुल इतना हाइजेनिक फूड नहीं लेते हैं, या हाइजेनिक जो पानी की जो क्वालिटी होती है वो इतना अच्छी नहीं है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है जो लीवर में जाके फिर उसको क्या देसी भाषा में बोलता हूँ मवाद फॉर्म हो जाता है एकदम, इन्फेक्शन की वजह से मवाद बनना स्टार्ट हो जाती है जी। तो उसकी वजह से उसको हाई ग्रेड फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। यदि डायग्नोज नहीं होता, कि इस टाइम से डायग्नोज नहीं होता, तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा मवाद होगी, आधे लीटर 1 लीटर के लगभग मवाद हो जाती है, तो वो क्या होता है ऊपर की तरफ अपने फेफड़े होते हैं तो उसमें रप्चर होके फेफड़ों में चली जाती है, तो सांस में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है, कफ के साथ में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा एब्डोमेन पेन रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, थकावट रहती है, भूख नहीं लगती है, तो बहुत सारे इसमें सिम्टम्स होते हैं। और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले तो अपन ऐसा कुछ वो है नहीं कि ये प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो, आराम से इसको अपन ठीक कर सकते हैं, पर इसका थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन लंबा रहता है। प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाता है, एंटीबायोटिक अपन IV एंटीबायोटिक के लेके इसका इन्फेक्शन जैसे सेप्सिस हो जाता है इसमें, कभी कभी मवाद की वजह से ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, उसको पहले उसको कंट्रोल करना होता है। उसके बाद में जैसे ही अपन एंटीबायोटिक लगाते हैं थोड़े दिनों में 4-5 दिन 6-7 दिन के अंदर जो मवाद होती है वो डाइल्यूट हो जाती है जी। या फर्स्ट डे से अपन इसको ड्रेन ट्यूब डाल देते हैं लीवर के अंदर, तो जैसे मवाद डाइल्यूट होती रहती है और उसमें ड्रेन के थ्रू बाहर आती रहती है, पिगटेल कैथेटर बोलते हैं उसको जी। कभी कभी क्या करते हैं जैसे इसको डाइल्यूट करने के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन चलते रहते हैं, फिर एक साथ में जैसे USG गाइडेड इसके मवाद को USG में देखते हुए नीडल से उसको अपन एस्पिरेट करवा देते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं होता, पर अपन जैसे हाइजीनिक फूड ले, पानी की क्वालिटी अच्छी रखे, इससे अपन बचाव कर सकते। डॉक्टर साहब, हम बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक ज़रूरी सवाल ये है कि लीवर कैंसर के बारे में हमने शायद बात नहीं की है, तो लीवर कैंसर के बारे में अगर बात करें थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें जानकारी दीजिए। लीवर कैंसर में ये होता है सर, जैसे एक बार डायग्नोज होने के बाद में अपन ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, यही कीमो रेडियो और ये सब चलता रहता है। यदि वो 4th स्टेज में पहुंच गया, मेटास्टेसाइज कर गया, बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स में फैल चुका है, तो फिर इसका कोई वो है नहीं कि उसका ट्रीटमेंट होना पॉसिबल है। एक बार लीवर कैंसर होने के बाद में फिर उसमें क्या प्रोग्नोसिस भी अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा हम ये सवाल करेंगे कि लाइफस्टाइल को किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है ताकि बीमारियों से बचा जा सके, विशेष तौर पर लीवर संबंधित बीमारियों से बचा जा सके। सर लाइफ स्टाइल में तो अपन ये कर सकते हैं, जैसे अपना मॉर्निंग के अंदर फिक्स रहे कि हाँ हम इतना टाइम अपने को व्यायाम करना है, इतना टाइम अपने को योग करना है। इसके अलावा डाइट का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रेगुलरली, प्रोटीनियस डाइट ले जी। अपने जो डाइट होती है उसके अंदर कार्ब्स को कम ले, फैट और कार्ब्स को कम लेना चाहिए, बाकी अल्कोहल का सेवन कम करना चाहिए। वो सारी चीज़ होती है जिससे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे आकाशवाणी स्टूडियो पधारे, इसके लिए हमारी तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद। संगिल साथियों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय था लीवर से संबंधित बीमारियां और उपचार। वार्ताकार थे डॉक्टर सुनील स्वामी। उम्मीद है साथियों ये बातचीत आपको पसंद ज़रूर आई होगी। इसी तरह से जुड़े रहिए आकाशवाणी कोटपुतली से FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। जाते जाते आपको बता दें, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिनेश पटवा और तकनीकी सहयोग दिया योगेश यादव ने।
नमस्कार। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली 101.9 कोटपुतली